नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कहा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में आदर्श के रूप में उभरा है। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आज रात से 3 दिन के लिए नए प्रतिबंध लागू कर रही है। सरकार ने कुशल कामगारों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए असीम पोर्टल की शुरुआत की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का जल्द समाधान सुनिश्चित करने पर सहमत और CISCE ने ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। समाचार संध्या में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक बाजार में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे आकर्षक स्थल के तौर पर उभरा है और दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक आदर्श बन गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया है। भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। दुनिया की समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। गुणवत्तापूर्ण सौर उपकरणों की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल और बैटरी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विदेशों से इसका आयात नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राज्य स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में एक केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। अब ये प्रदेश सौर ऊर्जा के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार एक योजना बना रही है जिसके जरिए किसान अपनी बंजर और गैर उपयोगी जमीन पर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। इससे वे अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करेंगे और दूसरों को भी इसकी आपूर्ति करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में बिजली आत्मनिर्भरता का एक अभिन्न हिस्सा है। सौर ऊर्जा इस उद्देश्य को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा निश्चित, शुद्ध और सुरक्षित है। ये निश्चित है क्योंकि सूर्य पूरी दुनिया में चमकेगा। ये सुरक्षित है क्योंकि सौर ऊर्जा वातावरण को प्रदूषित करने के बजाय इसे स्वच्छ करने में मदद करती है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल ने भी उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एशिया की सबसे बड़ी 750 मेगावाट क्षमता वाली रीवा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली ये महत्वपूर्ण परियोजना मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि रीवा सौर परियोजना 2022 तक
नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 175 गीगावाट तक पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति भारत सरकार के संकल्प को पुष्ट करती है। रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करना भविष्य में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज एक नया परामर्श जारी करते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों के प्रति आम जनता को आगाह किया है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाए जाते हैं और सिंचाई के काम आने वाले पंप को मौजूदा ग्रिड से जोड़ा जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि 2 वेबसाइट प्रधानमंत्री कुसुम योजना में पंजीकरण कराने के अवैध दावे कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इनकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की स्वस्थ होने की दर 62.42% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 19,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,95,000 से अधिक हो गई है। देश में फिलहाल 2,76,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर में सुधार ठीक समय पर रोगियों की पहचान करने से हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 1,10,00,000 से अधिक व्यक्तियों की कोविड-19 जांच हो चुकी है। फिलहाल देश में 835 सरकारी और 334 निजी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। देश में कोविड-19 के उपचार के लिए अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित किया जा रहा है। देश में फिलहाल 1,216 कोविड समर्पित अस्पताल, 2,703 कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और करीब 10,000 कोविड देखभाल केंद्र हैं। इनमें बिस्तर, ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अखिल भारतीय स्तर पर कोविड-19 से मृत्यु दर 2.72% दर्ज की गई है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। कोविड-19 प्रबंधन का मुख्य ध्यान मृत्यु दर को कम से कम स्तर पर रखना है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में समुदायों का सर्वेक्षण किया है और बुजुर्ग तथा गंभीर रूप से पीड़ित लोगों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रात 10 बजे से 3 दिन का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे। हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाली इकाइयों और ग्रामीण इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर सारा औद्योगिक कामकाज बंद रहेगा। रेल और हवाई यातायात के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और माल की ढुलाई पर इन प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। 10, 11 और 12 जुलाई को स्वच्छता और स्वच्छ जल की आपूर्ति को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि आज रात से शुरू होने वाले प्रतिबंधों को लॉकडाउन नहीं समझना चाहिए और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रतिबंधों के विस्तार की अफवाहों का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि ये प्रतिबंध सोमवार को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि इस अवधि के दौरान व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा ताकि कोविड-19 के साथ कोई अन्य संचारी रोग न फैल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी भी कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों का तुरंत पता लगाने के लिए जांच का कार्य जारी रखेंगे। बिहार में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। खगड़िया में 5 दिन के लिए इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने बेगूसराय, नालंदा और वैशाली जिलों में कल से 6 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। बाहर से आने वाले रेल यात्रियों के लिए 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निजी सहायक और उनके आवास के 2 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। 9,792 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,076 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण 109 लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार पहुंच गई है। पिछले एक हफ्ते से रोज 500 से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। इसके कारण रिकवरी रेट भी 80% से घटकर 75% पर आ गई है। हालांकि अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में यह बेहतर है। राज्य में आज कोरोना के 115 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 22,678 हो गई है। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आज लगातार दूसरे दिन न्यायिक कार्य निलंबित कर दिया गया। इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है, राज्य में कोरोना जांच की क्षमता को बढ़ाकर 50,000 नमूने प्रतिदिन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से आज हुई 3 मौतों के बाद वहां इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 हो गई है। अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र के 80 वर्षीय एक व्यक्ति की कल रात मौत हो गई। आज कुपवाड़ा जिले के 75 वर्षीय पुरुष, श्रीनगर के हब्बा कदल क्षेत्र के 82 वर्षीय व्यक्ति और श्रीनगर के नूरबाग क्षेत्र की 36 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ये सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। अब तक कोविड-19 संक्रमण से कश्मीर में 144 तथा जम्मू डिवीजन में 15 लोगों की मौत हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में संक्रमितों की संख्या 9,501 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों से अपने घरों में रहने और स्वच्छता का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स के ही प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने बताया कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करना बहुत आवश्यक है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में
750 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कहा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में एक आदर्श के रूप में उभरा है। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आज रात से 3 दिन के लिए नए प्रतिबंध लागू कर रही है। सरकार ने कुशल कामगारों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए असीम पोर्टल की शुरुआत की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के जल्द समाधान सुनिश्चित करने पर सहमत और CISCE ने ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु बनेगा। इस पोर्टल से नियोक्ता की कुशल कार्यबल तक पहुंच होगी और वो उनको नौकरी पर रखने की योजना बना सकेगा। इस पोर्टल को जारी करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि ये पोर्टल कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने में सहायक होगा और युवाओं को रोजगार के असीमित अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के उपायुक्त राघव लांगर ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा सड़कों और पुलों के निर्माण के अंतर्गत काम देना है। साथ ही इस हेल्पलाइन से कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को गैर संगठित क्षेत्रों में रोजगार देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों के लिए लाभदायक होगा। जम्मू कश्मीर में योजना विकास और निगरानी विभाग में सचिव एम राजू ने आज अनंतनाग में एक बैठक में कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला विकास आयुक्त ने विभिन्न जिलों में चल रहे केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी अपने अपने जिलों में विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। योजना विकास सचिव ने योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों के संबंध में विभागीय सचिव को जानकारी दी। श्री राजू ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके समाधान के लिए कृत संकल्प है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लगभग 3.5 महीनों के बाद संसदीय स्थायी समितियों की बैठक फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। संसद की पिछली बैठक 23 मार्च को हुई थी। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि राज्यसभा की 8 समितियों में से एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक आज संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से संबद्ध समिति की बैठक अगले सप्ताह होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गृह मंत्रालय से संबद्ध समितियों की बैठक जून के पहले सप्ताह में बुलाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये संपन्न नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि संसद की इन समितियों के कामकाज पर कोरोना महामारी का असर पड़ा है। श्री नायडू ने कहा कि समितियों की बैठक करने के लिए परस्पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसे सभी मानक पूरे किए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि समितियां अब अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बाघा वन क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। ये घटना लौकरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। इस मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इसमें एक AK-47 राइफल, 3 SLR, 1 राइफल और कारतूस शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरल सोना तस्करी मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में सरिथ PS और स्वप्न प्रभा सुरेश के नाम शामिल हैं। 5 जुलाई को संयुक्त अरब अमारात से लाए गए सामान में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपए मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। ये सोना राजनयिक के सामान के साथ लाया गया था, जिसे सरिथ PS ने प्राप्त किया था, जो संयुक्त अरब अमारात महावाणिज्य दूतावास में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में
काम कर चुके थे। भारत और संयुक्त अरब अमारात 12 से 26 जुलाई तक दोनों देशों के बीच विशेष उड़ानों के संचालन पर सहमत हो गए हैं। इससे वे एक दूसरे के देश से अपने नागरिकों को वापस ला सकेंगे। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया कि दोनों देशों की सरकारों के बीच भागीदारी के तहत ऐसा किया गया है। इस संबंध में की गई व्यवस्था के अनुसार भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने वाली संयुक्त अरब अमारात की चार्टर्ड उड़ानों को वापसी में आईसीए से स्वीकृति प्राप्त अमारात के निवासियों को ले जाने की इजाजत होगी। इसी तरह भारतीय विमान में भी भारत से अमारात की उड़ान भरते समय वहां के निवासियों को ले जा सकेंगे, लेकिन उन्हें आईसीए की स्वीकृति प्राप्त केवल उन यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी जिनका गंतव्य संयुक्त अरब अमारात है। ये व्यवस्था 15 दिन के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत चीन सीमा मामलों पर वार्ता और समन्वय के लिए रणनीति बनाने संबंधी बैठक आज संपन्न हुई। 16वीं बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हो रहे संवाद को जारी रखा जाए। इसमें दोनों पक्षों ने 17 जून को दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते तथा 5 जुलाई को टेलीफोन पर 2 विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते का संज्ञान लिया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के बीच विवाद पूरी तरह समाप्त होना चाहिए तथा आपसी समझौतों और परंपरा के अनुरूप भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल होनी चाहिए। बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर तनाव कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने पर सहमति हुई। साथ ही ये भी सहमति हुई कि दोनों ओर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जल्द ही मिलकर तनाव को कम करने के लिए समयबद्ध ढंग से किए जाने वाले उपायों पर बातचीत करेंगे। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने आज ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। परिषद ने कहा कि 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 99.34% है तथा 12वीं कक्षा के कुल 96.84% विद्यार्थी पास हुए हैं। ये वर्ष बहुत ही कठिन वर्ष रहा है, इसलिए मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करने की जानकारी दी गई है। फरवरी और मार्च में होने वाली ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करनी पड़ी थीं। आंतरिक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए गए थे। काउंसिल ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो वो पुनः परीक्षा दे सकता है, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षा के कार्यक्रम को तेजी से अंतिम रूप देने और रिक्त पड़े पदों को भरने का परामर्श दिया है। श्री नायडू ने विश्वविद्यालय को पाठ्येतर गतिविधियों के आरक्षण पर अपने निर्णय की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए निर्धारित सीटों को भरने की आरक्षण प्रक्रिया जारी रखने को भी कहा। उपराष्ट्रपति ने ये सुझाव सांसदों और प्रसिद्ध कलाकारों के कई अनुरोध मिलने के बाद दिए हैं। कर्नाटक में उच्चतर शिक्षा विभाग ने कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक वर्ष 2019-20 के लिए इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित सभी डिग्री और पीजी
पाठ्यक्रमों के विभिन्न सत्रों के छात्रों को उत्तीर्ण करने का फैसला किया है। केवल अंतिम सत्र की परीक्षा इस वर्ष सितंबर के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न होगी। उप मुख्यमंत्री और उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने आज बताया कि राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले का अनुमोदन कर दिया है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाला एक ऐसा कंप्यूटर विकसित किया है जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये कंप्यूटर विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और बोलने में भी सक्षम नहीं हैं। इस कंप्यूटर को रोबोटिक आर्म हाथ से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से मात्र आंखों की पुतलियों से ऐसे लोग कई काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इस रोबोटिक आर्म का परीक्षण चेन्नई के विद्यासागर संस्थान में प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित छात्रों पर किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को कम करने के लिए लोगों को कुछ विशेष उपाय अपनाने चाहिए। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने सलाह दी कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें। उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है, परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए। बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए। उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए। बिजली गिरने से काफी लोगों की मौत होती है और हम अगर कुछ साधारण बातों का ध्यान रखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो बिजली से होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं, जैसे कि अगर आप घर से बाहर हैं और बिजली गिर रही है तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों और कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, थोड़ा फैल कर खड़े हों। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में तापमान 23 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1-2 बार तेज वर्षा हो सकती है। तापमान 28 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं तथा धूल भरी आंधी भी चल सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आंधी तथा बारिश की भी संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। शहर में न्यूनतम तापमान 18 तथा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से रवि कपूर। आकाशवाणी का साप्ताहिक समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का दूसरा संस्करण कल सुबह 7:10 पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम FM न्यूज चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकेगा। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:10 पर किया जाएगा। सुनिए देश दुनिया एवं संस्कृत जगत की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी प्रत्येक शनिवार प्रातः 7:10 से और पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:10 से आकाशवाणी के FM समाचार चैनल पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कहा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में एक आदर्श के रूप में उभरा है। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार
आज रात से 3 दिन के लिए नए प्रतिबंध लागू कर रही है। सरकार ने कुशल कामगारों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए असीम पोर्टल की शुरुआत की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के जल्द समाधान को सुनिश्चित करने पर सहमत और CISCE ने ICSE की 10वीं और ISC की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।